हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और स्वागत है साथ ही हमारी इस महासीरीज में, जिसके अंतर्गत आपकी तैयारी को ज़बरदस्त करवाने के लिए एक रणनीतिक तरीके से सारे सब्जेक्ट हम अच्छे से क्लियर करवा रहे हैं। इसके अंतर्गत आपने देखा होगा कि आपके स्टैटिक्स पार्ट चल रहे हैं, करंट की चीज़ें भी चल रही हैं और साथ साथ एनसीईआरटी को भी कवर किया जा रहा है। और स्टेट पीसीएस या प्री के लिए, यूपीएससी प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम्स के लिए हमारे द्वारा घटना चक्र की सीरीज चलाई जा रही है। घटना चक्र की कल से उसके वीडियो आपको मिल जाएंगे दोस्तों। और इसमें आपको सबसे बड़ा फायदा होगा कि देखो, घटना चक्र की बुक्स तो हो सकता है आपके पास अवेलेबल होंगी, इसकी पीडीएफ भी आपके पास अवेलेबल होंगी, लेकिन इसको जिस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन करवाएंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा इसमें। और इसके लेकर के हमने क्या, हमारी जो तरीके हैं, किस तरीके से आपको चीज़ें करवाई जाएगी। इसमें डेली लगभग 2 वीडियो आएंगे। पहले हम इकोनॉमी और पॉलिटी वाले पार्ट को कवर करें, क्योंकि ये हमारा बेसिकली ये पार्ट चल रहा है, इसलिए तो अच्छे से देखें। उससे आपका प्री का सारा डर खत्म हो जाएगा, सारी फैक्ट, सारी इंफॉर्मेशन और सारी चीज़ें आपके अच्छे से कवर की जाएगी, इसलिए उनको अच्छे से देखें। इसलिए इसके साथ ही दोस्तों, जो हमारी इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही थी, इंडियन इकोनॉमी, जिसके अंतर्गत हम कब लगभग 10 से 11 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। जिन दोस्तों ने लेक्चर नहीं देखे उनको जरूर देख लें एक बार। तो आज हमारा इकोनॉमी का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है दोस्तों, बैंकिंग। आज हम बैंकिंग को पढ़ेंगे। और बैंकिंग एक चीज ऐसी है दोस्तों कि आप इस बैंकिंग के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में किसी भी एग्जाम में जाके देखो, प्रीलिम्स की हर एग्जाम में लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपको यूपीएससी की में हर एग्जाम में मिलेंगे। इसके अलावा चाहे वो डायरेक्टली इससे जुड़े हुए इनडायरेक्टली, लेकिन इससे जुड़े हुए क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों, इसमें इसमें फिर मेंस के भी सवाल आते हैं। मेंस में आरबीआई की चीज़ों को, भूमिका को देखते हुए सवाल इसमें इस तरीके से पूछे जाते हैं। तो सारी चीज़ों को, बैंकिंग से जुड़ा हुआ सारे फैक्ट, सारी चीज़ों को हम अच्छे से कवर करेंगे। और एक बार यदि आपको इसको पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको करंट में भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओनली करंट की 1 लाइन पढ़ने की जरूरत पड़ेगी कि क्या करंट रहा है, बाकी सारा फैक्ट, सारा स्टैटिक इसमें कवर हो जाएगा। तो आप शुरुआत करते हैं इसकी कि सबसे पहले हम, आपने सुना होगा कि बैंक क्या होता है, तो थोड़ा इसका बैकग्राउंड अगर हम देखें दोस्तों, तो देखो पहले क्या होता था। अगर इतिहास में आपने सुना होगा, इतिहास की अगर बात करें हम इतिहास में, तो इतिहास में पहले वस्तु विनिमय चलता था। और लोग, वस्तु विनिमय चलता था और लोग क्या करते थे, पैसों की जरूरत अगर किसी प्रकार की पड़ती थी तो अपने पड़ोसियों से या अपने वहां रहने वाले महाजनों से, आसपास के जो बड़े लोग थे उनसे क्या लेते थे, ऋण लेते थे। ये सारा जो ऋण लेते थे, ये सारा ऋण बोलते हैं इसको गैर संस्थागत ऋण। आपने सुना होगा ब्रिटिश काल में भी ये चीजें देखने को मिली। सबसे ज्यादा ब्रिटिश काल में है वो महाजन, सूदखोर। ये किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, उनकी आवश्यकता के अनुरूप विभिन्न प्रकार के सामाजिक और आर्थिक कार्य करने के लिए क्या लेते थे, अपनी जरूरत के लिए ऋण लेते थे। अब ये ऋण क्या होता था, आपने देखा होगा कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जब भी जब भी बड़े टैक्स के लिए अच्छी चीजें डिमांड की जाती थी, उस समय लोगों का जब इनकम या फसल अच्छी नहीं होती थी, लोग उसे उधार लेके देते थे। ये जो महाजन होते थे, ये विभिन्न प्रकार के क्या करते, बहुत बड़ी इंटरेस्ट लगाते। और इंटरेस्ट इस तरीके से लगाते कि इसमें एक बार लोन अगर किसी व्यक्ति ने ले लिया तो वो कभी चुका नहीं पाता। तो ये सारा जो लोन है, ये सारा गैर संस्थागत था, यानी कि इसको रेगुलेटरी करने वाली कोई संस्था नहीं थी। अगर किसी महाजन ने गांव में पैसा दिया है तो डंडे के बल पे वो पैसा वसूलता था, दादागिरी से पैसा वसूलता था। अगर किसी ने पैसा नहीं दिया तो उसके पिटाई करते थे, उसकी जमीन जब्त कर लेते थे, उसकी भैंसें, उसके परिवार की चीजों को भी जब्त कर लेते थे। इससे बड़ी मात्रा में गैर संस्थागत वित्त। और इससे आपने देखा होगा डेक्कन जो विद्रोह हुआ, दक्कन विद्रोह, उसका मेन कारण कहीं ना कहीं जो महाजन और सूदखोरों द्वारा जो इस तरह की गलत तरीके से ऋण की वसूली की जाती थी, उसके विरुद्ध हुआ था। बहुत सारी चीज चल रही थी। जब धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसने अपने यहाँ बैंकिंग सिस्टम भी स्थापित किया। लेकिन ये अभी तक जो सिस्टम चल रहा था बैंकों के लिए, ये सारा सिस्टम था गैर संस्थागत सिस्टम। इसमें आपने एक इतिहास में सुनी होगी हुंडी व्यवस्था। हुंडी व्यवस्था भी एक तरह से बैंकिंग सिस्टम की तरह ही थी, जिसमें जो महाजन है वो वो मतलब लोगों को पैसे देते थे। तो इस सिस्टम की पूरी चीजें बहुत पहले से चली आ रही थी। लेकिन ये सारा जो अभी तक है, ये इनफॉर्मल लोन सिस्टम था, इनफॉर्मल बैंकिंग सिस्टम था। इसको रेगुलेटिंग करने वाली कोई संस्था नहीं थी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आखिरकार बैंकिंग होता क्या है, सबसे पहले कि आखिरकार बैंकिंग है क्या, तो दोस्तों बैंकिंग एक बिजनेस है। बैंकिंग क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बैंकिंग क्या है, एक सर्विस एक्टिविटी है, जिसमें 2 चीज होती है। बैंकिंग है, इसमें 2 काम होता है, उधार
तो बैंकिंग का अगर हम काम देखते हैं तो बैंक का मोस्ट काम होता है कि उधार देना, जमा स्वीकार करना। बैंक हमारी क्या देता है, हमें उधार देता है नॉर्मली, ये व्यक्तियों को भी देता है, ये कंपनियों को भी देता है, ठीक है, कोई भी संस्था इससे ले सकती है, ठीक है ना। ये उधार क्या देता है, देता है, और जमा स्वीकार करता है। जो हम जमा करवाते हैं वो हमारी सेविंग होती है, हम जाके बैंक में जमा करवाते हैं तो वो हमारी सेविंग होती है। और दोस्तों जो बैंक ये जमा स्वीकार करता है, जो हम डिपॉजिट करवाते हैं बैंक में, ये बैंक की क्या होती है, लायबिलिटी होती है। ये बैंक की लायबिलिटी होती है, बैंक का उत्तरदायित्व होता है, क्योंकि बैंक को चुकाना पड़ता है। और दूसरा, बैंक हमें फिर इंटरेस्ट भी देता है। तो हम जो जमा करवाते हैं उसमें हमें इंटरेस्ट भी मिलता है और बैंक को एक टाइम अवधि के बाद चुका सकता है। लेकिन दूसरी ओर बैंक का बिजनेस यही होता है कि वो मुख्य रूप से जमा स्वीकार करता है और उधार देता है। और अगर आप देखेंगे इसमें, तो जैसे बैंक क्या करता है नॉर्मली, अगर मान लो ये बैंक है, तो बैंक क्या करेगा, बैंक का बिजनेस ये है कि देखो, ये उधार अगर देगा, अगर ये किसी व्यक्ति को लोन देगा तो इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा ज्यादा होगी। उधार देगा तो इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 से लेकर के 26 तक हो सकती है। जो कंपनीज होती है उनके लिए ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होती है, और जो इंडिविजुअल होते हैं उनके लिए 10 से 12% आपने देखा होगा ये लोन देता है, इतनी इंटरेस्ट रेट में। और बैंक हम जो जमा करवाते हैं बैंक में, अगर हमारी जो डिपॉजिट होती है, बैंक सामान्य तो उन पर हमें इंटरेस्ट देता है। जैसे मैक्सिमम अगर सेविंग में अगर आप करवा रहे हो तो आपको मैक्सिमम 4% हो सकता है, और कुछ जैसे सीनियर सिटीजन स्कीम्स है उसमें हो सकता है वो 7.5% तक पहुंच सकता है। इससे ज़्यादा बैंक नॉर्मली किसी को भी इंटरेस्ट नहीं देते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि बैंक की जितनी भी ऑपरेशन कॉस्ट है वो टोटल इंटरेस्ट का 1% ही होती है, बाकी बैंकों के सारा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। जैसे मान लें बैंक ने 100 रुपये क्या किया, अगर बैंक में जमा हुए और बैंक इसको क्या देगा, इंटरेस्ट दे देता, तो बैंक को इंटरेस्ट मिला था 20% में, तो 120 रुपये। इधर देगा बैंक 104 रुपये, तो बैंक का लाभ कितना होगा, 16। इसके अलावा बैंक का खुद के भी खर्चे होते हैं, कर्मचारियों के खर्चे, उसकी ऑपरेशन कॉस्ट, उसकी ऑफिस की कॉस्ट, सब वो ज़्यादा नहीं होगी, मुश्किल से ये 1%, 1 रुपये होगी। इसलिए बैंक क्या होता है, फिर प्रॉफिट कमाते हैं। ये बैंक का एक बिजनेस है, बैंकिंग सिस्टम इसी बिजनेस पे काम करता है। तो बैंकिंग का मतलब क्या आता है, वो है बिजनेस जिसमें उधार को स्वीकार किया जाता है, ठीक है ना, उधार दिया जाता है और जमा को स्वीकार किया जाता है। और जमा जब ये बैंक अपने पास करेंगे तो जब बैंक की क्या होगी, लायबिलिटी होगी, बैंक को वापस चुकाना पड़ेगा। यही बात इसमें लिखी हुई है कि देखो बैंक का मुख्य काम यही है कि बैंक लोगों और संस्थाओं से जमा स्वीकार करता है। ये जमा स्वीकार करेगा, ये इसकी क्या होगी, लायबिलिटी होगी, जो उसको रीपे करना होता है, ठीक है। और उन्हें निवेश और उपभोग के लिए ऋण के रूप में उधार देने का व्यवसाय। और दूसरी बात, ऋण देता है किसके लिए, निवेश के लिए। उसको कंपनी क्या लेती है, निवेश के लिए ऋण लेती है। और उपभोग, जैसे किसी को गाड़ी खरीदना है, किसी को मकान बनाना है, किसी को पर्सनल कुछ कामें करवानी है, किसी को शादी करनी है, तो वो उपभोग के लिए क्या लेगा, बैंक से लोन लेगा। इस तरीके से बैंकिंग का यही मेन रूप से क्या होता है, व्यवसाय होता है, ठीक है। इसलिए मुख्य रूप से बैंकिंग क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि बैंकिंग क्या है, तो बैंकिंग एक बिजनेस है। और बैंक क्या है, बैंक एक वित्तीय संस्थान है जो जमा स्वीकार करती है और ऋण एकत्रित करके उनको देती है। अर्थात किसी बैंक, और ध्यान रखना कोई भी बैंक है वो ऐसे नहीं, वो किसी न किसी एक अथॉरिटी से क्या लेता है, लाइसेंस लेता है, और वो अथॉरिटी क्या कहलाती है, केंद्रीय बैंक। इसलिए हर देश में एक केंद्रीय बैंक होता है, और भारत में कौन है, आरबीआई, ठीक है। तो इस पॉइंट का मतलब समझ गए कि बैंकिंग क्या है, ये समझा रहे हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे तो बैंक और बैंकिंग, बैंकिंग एक इंस्टीट्यूट है और बैंकिंग एक बिजनेस है, ठीक है। इसलिए सामान्य लिख दिए, बैंक उधारदाताओं के, बैंक क्या करता है, एक मध्यस्थता के रूप में निभाता है कि जो उधारदाता है, जैसे इधर ये व्यक्ति उधार लेने वाला है और ये जमा कराने वाला है, इन दोनों के बीच में काम करता है, इसका पैसा लेकर के इसको दे देता है। इसलिए बैंक एक तरह से मीडिएटर की भूमिका निभाता है। और बैंक, क्योंकि ध्यान रखना, बैंक अब इसमें दो चीजें, एक काम करता है, ये देखो समझो, इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। एक काम करता है जमा स्वीकार करना, और एक काम करता है ऋण देना। ऋण देगा, ये तो इसकी परिसंपत्ति होगी, क्योंकि इसके बदले इसको क्या मिलेगा, इसको पैसा मिलेगा, इसको ब्याज मिलेगा। और जो जमा स्वीकार करता है ये इसका उत्तरदायित्व होगा, क्यों, क्योंकि इसके बदले उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इस प्रकार बैंक एक महत्वपूर्ण रोल के रूप में इसमें भूमिका निभाता है। तो बैंक मुख्य रूप से ये काम करता है। इसलिए बैंक को कई बार क्या बोलते हैं, बैंक एक एजेंट के रूप में काम करता है। ये बैंक ग्राहकों को उनसे चेक लेता भी है और चेक को स्वीकार कर सकता है, और चेक एक अथोराइजेशन पत्र होता है, ठीक है। भारत में अगर बैंकिंग को देखें थोड़ा सा, मैं बेसिक इंट्रोडक्शन के लिए, तो भारत में बैंकिंग को दो सिस्टम में बांटा है। एक होता है शेड्यूल बैंक
और एक होता है नॉन शेड्यूल बैंक। शेड्यूल मतलब अनुसूचित बैंक, आपने सुना होगा, और गैर अनुसूचित बैंक। इसका मतलब क्या है? तो शेड्यूल बैंक होता है जो बैंक बैंकिंग एक्ट 1934 की शेड्यूल 2 में रजिस्टर हो। तो शेड्यूल 2 है, उसके अंतर्गत जो बैंक रजिस्टर्ड है वो सारे बैंक किसमें आएंगे? अनुसूचित बैंकों की श्रेणी में आएंगे। तो अनुसूचित बैंक क्या है? वो बैंक जो रिजर्व बैंकिंग एक्ट 1934 है उसके अंतर्गत जो बैंक शामिल है उसकी शेड्यूल 2 में, वो सारे बैंक क्या कहलाते हैं? शेड्यूल बैंक कहलाते हैं। अब शेड्यूल बैंक में ध्यान रखना, प्राइवेट बैंक भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट बैंक भी हो सकते हैं, फॉरेनर बैंक भी हो सकते हैं, डोमेस्टिक बैंक भी हो सकते हैं, लेकिन जो शेड्यूल 2 में रजिस्टर्ड है वो सारे बैंक शेड्यूल बैंक की सहायता में आते हैं, और इसके लिए इनको कुछ मापदंड पूरा करना पड़ता है, तभी शेड्यूल 2 में किसी बैंक को शामिल किया जाता है। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। तो बैंक आरबीआई है वो अपना सारे कार्य किस एक्ट के माध्यम से करता है? 1934 के एक्ट के माध्यम से। और सारे बैंक है, जितने भी कॉमर्शियल बैंक है, उन सारे बैंकों का रेगुलेशन किसके माध्यम से किया जाता है? वाणिज्यिक बैंकिंग विनियमन अधिनियम। अब देखो बैंकिंग का ढांचा मैं थोड़ा सा बेसिकली बताता हूँ। जैसे बैंक है, एक हमारा आरबीआई है। आरबीआई के पास दो प्रकार के बैंक होंगे हमारे, एक होगा अनुसूचित बैंक, एक होगा गैर अनुसूचित बैंक। ठीक है, ठीक है ना, कलर बदल लेते हैं। एक होगा अनुसूचित बैंक और एक होगा गैर अनुसूचित बैंक। अब ये अनुसूचित बैंकों की मैं बात करूं, अनुसूचित बैंक भी दो प्रकार के होंगे, एक होगा वाणिज्यिक बैंक और एक होगा सहकारी बैंक। ठीक है, और वाणिज्यिक बैंक भी दो प्रकार के हो सकते हैं, एक होगा घरेलू बैंक, नहीं एक मिनट, दो प्रकार के हो सकते हैं, एक होगा सार्वजनिक बैंक और एक होगा निजी प्राइवेट बैंक। ठीक है, अब इसमें भी दो प्रकार के हो सकते हैं, ये एक होगा घरेलू बैंक, ठीक है, और सॉरी, इसमें एक घरेलू बैंक और इसमें हो सकता है एक विदेशी बैंक। ये सामान्यतः विदेशी बैंक है वो इसमें आएंगे निजी क्षेत्र में, विदेशी बैंक और घरेलू बैंक। सार्वजनिक बैंक नॉर्मली नहीं, यहाँ पर नहीं होती इनकी शाखा। ठीक है, तो निजी बैंक में ही प्राइवेट बैंक आते हैं, जिसमें आप देख सकते हो प्राइवेट बैंक है कई हमारे पास, तो वो इसमें आते हैं। ठीक है, फेडरल बैंक ऑफ इंडिया सुना होगा, फेडरल बैंक आपने, तो कई प्राइवेट बैंक है जो इसमें आते हैं, किसमें? ये इस तरीके से बेसिकली इनका ढांचा है। सहकारी बैंक में मुख्य रूप से, जैसे आपने सुना होगा रूरल जो सहकारी बैंक होते हैं, रूरल बैंक होते हैं, या कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है, वो सारी इसमें आती है। ये बेसिक सा एक थोड़ा सा फंडा है, आगे हम इसको देखेंगे। तो ये एक तरह से बैंकिंग सिस्टम को इस तरीके से हम कह सकते हैं विभाजित कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम सबसे पहले देख रहे थे दोस्तों, जैसे इसमें लिखा हुआ है आगे बैंकिंग सिस्टम का पूरा, कि भारत में कॉमर्शियल बैंकों की अगर बात करें तो कॉमर्शियल बैंक है वो मुख्य रूप से कॉमर्शियल बैंकिंग एक्ट 1949 के अंतर्गत रेगुलेटिंग होती है। ध्यान रखना, सारे कॉमर्शियल बैंक है, चाहे वो प्राइवेट बैंक है चाहे सरकारी बैंक है, सारे बैंक इसी एक्ट के अंतर्गत क्या होते हैं? रेगुलेटिंग होते हैं। जबकि सहकारी बैंकों के लिए अलग अलग हमारे द्वारा हम देखेंगे, सहकारी बैंकों को अच्छे से पढ़ेंगे। ये बैंक मुख्य रूप से आरबीआई, ध्यान रखना, आरबीआई इन पर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं रखता। ये क्या है? किसी एक्ट, देखो स्टेट सोसाइटीज भी होती है, और दो या दो से अधिक स्टेट में जो बैंक होते हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, और किसी एक स्टेट में है उसको स्टेट गवर्नमेंट के किसी एक्ट के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। तो मुख्य रूप से इनको एक्ट के माध्यम से रेगुलेट करते हैं सहकारी बैंकों को, और ये वाणिज्यिक बैंकिंग अधिनियम 1949 के अंतर्गत रजिस्टर थे। तो बैंक दो प्रकार से ध्यान रखना, कॉमर्शियल बैंक में क्या डिफरेंस है और सहकारी बैंक में क्या डिफरेंस है। कॉमर्शियल बैंक मुख्य रूप से जो जिनका उद्देश्य लाभ कमाना, बिजनेस कमाना, इन्वेस्टमेंट करना होता है, और सहकारी बैंक जो मुख्य रूप से देश के जन कल्याण, कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में लोगों की वित्तीय समावेशी, इनको बढ़ाने के लिए यूज होते हैं। ये बेसिकली जनरल परिभाषा है। अभी हम आगे इनको बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, इसके आगे पढ़ते हैं कि भारत में बैंकों का वर्गीकरण। अगर हम भारत में बैंकों का वर्गीकरण करें, विशेषकर वाणिज्यिक बैंक, और वाणिज्यिक बैंक किससे रेगुलेट होंगे? वाणिज्यिक बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949, इससे क्या होंगे? ये रेगुलेटेड होते हैं। ठीक है, अब ये कौन कौन से होते हैं देखना। एक तो घरेलू सार्वजनिक बैंक, थोड़ा सा मैं इसको बेसिकली हम परिभाषा में थोड़ी थोड़ी बताता हूँ इसका मतलब क्या है, ताकि आपके समझ में आ जाए। बाकी इसको इंडिविजुअली हम इस टॉपिक के एक एक बैंक को अच्छे से पढ़ेंगे, वहाँ आपके समझ में अच्छे से आ जाएंगे। देखो, एक होता है घरेलू सार्वजनिक बैंक, यानी कि वो बैंक जिनमें सरकार की हिस्सेदारी, गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 51% से अधिक है,
वो सारे पब्लिक सेक्टर के बैंक कहलाते हैं। यानी कि भारत के जो भी बैंक जो मुख्य रूप से गवर्नमेंट की हिस्सेदारी उन्हें 51% से अधिक होगी, वो सारे घरेलू बैंक कहलाएंगे। घरेलू निजी बैंक जिनमें गवर्नमेंट प्राइवेट की हिस्सेदारी 51% से अधिक होगी प्राइवेट सेक्टर की, वो सारे घरेलू निजी बैंक कहलाएंगे। और विदेशी बैंक में दो प्रकार के बैंक हो सकते हैं, एक शाखा के रूप में और एक सहायक के रूप में। यानी कि कोई विदेशी बैंक की शाखा हमारे यहाँ स्थापित हो सकती है, या कोई भारतीय व्यक्ति ही विदेशी बैंक से परमिशन लेकर के उसकी लाइसेंस लेकर के उसका बैंक अपने यहाँ स्थापित कर सकता है, वो सहायक बैंक होता है। विस्तार से बताऊंगा, जस्ट एक ब्रीफली बता रहा हूं मैं अभी, एक एक पॉइंट एक एक टॉपिक इसमें विस्तार से है, तो आपको इस तरीके से बताया जाएगा कि आपको किसी प्रकार कोई डाउट नहीं रहेगा। जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिए इनको एक बार देख लो। इसके अलावा अगले आते हैं रीजनल रूरल डेवलपमेंट, ये RRB, इनको बोलते हैं RRB। इनका मुख्य उद्देश्य, ये आपको पता है, ये एक्ट के माध्यम से स्थापित किए गए थे 1976 के एक्ट के माध्यम से। और ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं, जो मुख्य रूप से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों के अवसंरचना का विकास करने के लिए, उनको लोन प्रोवाइड करने के लिए ये मुख्य रूप से ग्रामीण एरिया में विकसित किए जाते हैं। इसके अलावा ये पेमेंट बैंक और लघु वित्त बैंक, इनको हम अच्छे से देखेंगे। ये आपने सुना होगा नचिकेत मोर समिति की सिफारिश के बाद इन दोनों को स्थापित किया गया था। ये समिति ने सिफारिश दी और इस समिति का मुख्य फोकस था हम समावेशन बढ़ाना है। और समावेशन का मतलब है कि बैंकिंग सुविधाओं को लघु कुटीर उद्योगों तक, छोटे किसानों तक, दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए हमें छोटे छोटे बैंक स्थापित करने चाहिए। तो वही बैंक है पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंशियल बैंक। इनमें दोनों में टेक्निकल डिफरेंस है, आगे हम देखेंगे। तो इस तरीके से एक चीज आपने देखी होगी कि अर्थव्यवस्था में ये जो बैंकिंग सिस्टम है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम आगे देखें तो अर्थव्यवस्था में एक तरह के बैंक होते हैं, वो होते हैं विकास बैंक। ध्यान रखना, डेवलप्ड बैंक आपने सुना होगा, ये सारे कॉमर्शियल बैंक के जो लाभ के लिए काम करते हैं और ये अल्पकालीन टाइम के लिए ज्यादातर ऋण देते हैं, 10 साल 5 साल के लिए ऋण देते हैं। लॉन्ग टाइम के लिए ये सारे कॉमर्शियल बैंक ऋण देने के लिए, अगर हमें किसी प्रकार से किसी अवसंरचना का विकास करना है, बड़ा प्रोजेक्ट लगाना है, तो उसके लिए दीर्घकालीन जो हमें लोन चाहिए वो देते हैं डेवलप्ड बैंक। तो डेवलप्ड बैंक है मुख्य रूप से ये दीर्घकालीन लोन देने के लिए, और ये किसी प्रोजेक्ट में निवेश देने के लिए ये गवर्नमेंट को दे सकते हैं, ये प्राइवेट को भी दे सकते हैं, और बड़ी मात्रा में इनसे ऋण दिया जाता है। जहां पर कॉमर्शियल बैंक ऋण देने में सक्षम नहीं हो पाते, कोई कॉमर्शियल बैंक 10 साल के लिए ऋण नहीं दे सकता, क्योंकि वो पूरी तरह वो डेली बेसिस के रूल पे काम करता है और डेली बेसिस की एक्टिविटी पे काम करता है। इसलिए जैसे SBI है, तो ये नहीं कि किसी को 20 साल तक के लिए बड़ा अमाउंट नहीं दे सकता, उसकी इतनी क्षमता नहीं है। इसलिए हमें किसी प्रोजेक्ट को स्पेशली डेवलप करने के लिए और देश की विकास और उसकी अवसंरचना को बढ़ाने के लिए हमें डेवलप्ड बैंक बनाए जाते हैं। तो सामान्यतः लॉन्ग टाइम के लिए आपको क्या देते हैं, ऋण देते हैं। ध्यान रखना, जैसे आपने सुना होगा जैसे मुद्रा बैंक, जैसे ये भारत की स्टेट भी हो गया जो मुख्य रूप से इंडस्ट्रियों के लिए ऋण देता है। ये नेशनल हाउसिंग बैंक हो गया जो आपने हाउसिंग डेवलपमेंट के लिए बैंक के दिए। इसके अलावा आपने सुना होगा ये माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट, ये मुद्रा हो गया। और ये नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये सारे ये फाइनेंशियल देता है किसके लिए, इंफ्रा डेवलपमेंट करने के लिए। और एक अभी हमने और स्थापित करने की बात की जा रही है, उसको हम आगे देखेंगे। तो इस तरीके से ये बैंक है, इस तरीके से बैंक आपने देखेंगे कॉमर्शियल बैंक, सहकारी बैंक, डेवलप्ड बैंक। जो डेवलप्ड बैंक होते हैं या डेवलपमेंट बैंक होते हैं वो मुख्य रूप से उनका अलग उद्देश्य होता है और अलग तरीके से काम करते हैं। और डायरेक्टली ये डेवलप्ड बैंक होते हैं डायरेक्टली व्यक्तियों को ऋण नहीं देते, ये किसी संस्था, किसी कंपनी या सरकार किसी वित्तीय संस्था को ऋण देते हैं, ये प्राइवेट की किसी वित्तीय संस्था को ऋण देते हैं। ठीक है ना। इसके बाद आती है जमाएं। देखो बैंक अपने पास क्या करता है, जमा लेता है। अब हम देखते हैं बैंकों की जमा, क्योंकि बैंकों का एक सबसे महत्वपूर्ण काम है जो जमा स्वीकार करते हैं, जमा स्वीकार करते हैं। और जमा मुख्य रूप से 3 प्रकार के खाते हो सकते हैं, हालांकि इनको 4 प्रकार के खाते बोल देते हैं हम कई बार। एक होता है आपका करंट अकाउंट, एक होता है सेविंग अकाउंट, एक होता है रिकरिंग अकाउंट, और एक होता है आपका फिक्स्ड अकाउंट। ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इन अकाउंटों में अगर बेसिकली हम अंतर देखें तो करंट अकाउंट से आप अनलिमिटेड टाइम निकाल सकते हो, क्योंकि करंट अकाउंट जैसे व्यापारी जो होते हैं, दुकानदारों के अकाउंट होते हैं जो दिन में 5 बार जमा करवाते हैं, 50 बार निकाल देते हैं। तो जो करंट अकाउंट है उसमें कितनी बार जमा करवा सकते हो, कितनी बार निकाल सकते हो।
लेकिन इसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता, ध्यान रखना, इसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता करंट अकाउंट, क्योंकि आप निकालते रहते हो, जमा करवाते हो। तो करंट अकाउंट आपके बिजनेस पर्पज के लिए बहुत जरूरी होता है। दूसरी आता है सेविंग अकाउंट, इसमें आप कितनी बार भी जमा करवा सकते हो, लेकिन निकालने के लिए आपका एक दिन में लिमिट फिक्स होता है। जैसे एटीएम से आप फिक्स रुपये निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो वो होती है आपकी सेविंग अकाउंट, और इसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है 4% तक, 4% तक मिल सकता है, ठीक है। दूसरा होता है रिकरिंग अकाउंट। रिकरिंग का मतलब है कि आपको जमा करवाने के लिए भी मंथ, जैसे मंथली लिया आपने रिकरिंग अकाउंट, तो मंथ में एक बार जमा करवा सकते हैं। अगर सालाना लिया जाए तो सालाना में एक, ईयरली आप एक जमा करवा सकते हैं। यदि आपने क्वार्टरली लिया है तो क्वार्टर में एक बार जमा करवा सकते हैं। और फिर निकालने का इसमें यह है कि एक बार जब आपकी मैच्योरिटी पूरी हो जाएगी, उसकी परिपक्व अवधि पूरी हो जाएगी, तब एक बार निकाल सकते हैं। लेकिन इसका फायदा यह है कि इंटरेस्ट रेट इसमें 6 से 7% होती है, ठीक है। 74 रिकरिंग अकाउंट होते हैं, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना एक रिकरिंग अकाउंट है, ठीक है। इसी प्रकार एक होता है फिक्स्ड अकाउंट, जैसे टीडी होता है। आप एक बार से किसी ने 15 लाख की टीडी करवा दी, किसी ने 10 लाख की करवा दी, तो टीडी इसमें एक बार डिपॉजिट होता है और एक बार मैच्योरिटी पे ही निकलता है। इसमें यह है कि आपको इंटरेस्ट रेट 7 से 8% तक मिल जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से 4 जमाएं होती है। अब बैंकों के पास जो जमाएं होती है, वो बैंकों की क्या होती है दोस्तों, लायबिलिटी। बैंकों को लायबिलिटी, क्योंकि बैंकों को क्या करना पड़ता है दोस्तों, रिपे करना पड़ेगा और विद इंटरेस्ट। ये चीज आपको ध्यान रखनी। तो इस प्रकार से बैंक मुख्य रूप से जमा के बारे में आप जान, ये जमा होती है। और इन जमाओं को, टोटल जमाओं को हम क्या बोलते हैं, कासा, की CASA, ठीक है। यानी कि चालू और बचत खाते का जो अनुपात होता है उसको ही बोलते हैं। यानी किसी बैंक के द्वारा अनुपात में जो कुछ जमा राशि के बीच में संबंध दिखाती है। ये क्या कहता है, देखो इसमें दो चीज है। अगर किसी बैंक के पास करंट अकाउंट या अगर सेविंग अकाउंट है, तो इनकी अगर उसके पास अनुपात ज्यादा है तो इन पे उनको इंटरेस्ट थोड़ा कम देना पड़ता है, जबकि टर्म डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट में इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ता है। लेकिन ध्यान रखना, इन पे इंटरेस्ट बैंक को कम देना पड़ता है, सेविंग पे, करंट पे, इसलिए बैंकों का इसमें क्या होती है, कॉस्ट कम आती है, जबकि जो अदर होते हैं इन पे कॉस्ट ज्यादा आती है। इसलिए बोला जाता है कि सामान्य स्थिति है कि अगर किसी बैंक के पास कासा अगर अनुपात, चालू और बचत खाते का अनुपात है, जो किसी बैंक के पास यदि कासा अनुपात उसको दिखाता है कि उसके चालू और बचत खाते की जो टोटल अमाउंट है वो कुल अमाउंट के कितने अनुपात में, ठीक है ना। क्योंकि डिपॉजिट 4 प्रकार की होती है, इसमें 2 प्रकार के डिपॉजिट्स को लिया जाता है, करंट और सेविंग। इसके अलावा जो अदर डिपॉजिट होती है, जिसमें टर्म डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट आती है, उनके अनुपात के साथ उसको देखा जाता है। जैसे टोटल जमाएं, अनुपात, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, इनको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। ध्यान रखना, अभी मैं थोड़ा सा और विस्तार से कर देता था, इसको और विस्तार से कर देते हैं हम। जमाएं अगर हम देखें 2 प्रकार की होती है, एक होती है मांग जमाएं और एक होती है फिक्स जमाएं या टर्म जमाएं। इसमें 2 प्रकार का आता है, मैंने बताया था आपको, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। इसमें 2 प्रकार का आएगा आपका, रिकरिंग अकाउंट और टर्म अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट। ये आपको पता है इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ता है, इसलिए ये कॉस्टली पड़ती है। इनमें इंटरेस्ट कम देना पड़ता है, इसलिए कॉस्टली कम पड़ती है। और इन्हीं के अनुपात बोलते हैं CASA, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। इनकी जो जमाएं हैं और वो इन जमाओं से यदि ज़्यादा है तो बैंक की थोड़ी सी उसकी लागत कम हो जाती है, क्योंकि इस पे बैंक को इंटरेस्ट कम देना पड़ता है, यही बात बोला है। तो उसका मतलब यह है कि अगर किसी राशि के पास कासा फंड ज़्यादा है, यानी करंट और सेविंग अकाउंट उसके पास ज़्यादा है, उसमें डिपॉजिट्स ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में बैंक को ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि उसको कॉस्ट कम देनी पड़ती है, ठीक है। तो इतनी चीज़ आप देख सकते हैं। अगला क्या लिखा है कि अन्य बैंक, वाणिज्य बैंक, सहकारी बैंक को छोड़कर मांग जमाएं स्वीकार नहीं करते जो चालू और बचत खाते के हैं। जैसे कई बैंक होते हैं, जैसे आपको बताएंगे हम आगे जब पढ़ेंगे, हम पेमेंट बैंक भी है, ये बहुत सारे बैंक है जो बहुत बड़ी मात्रा में मांग जमाएं स्वीकार नहीं करते, तो उनको देखेंगे। अभी आपके समझ में जाना चाहिए कि बैंकिंग सिस्टम क्या है, भारत में बैंकिंग सिस्टम को किस तरीके से डिवाइड किया गया है, और बैंकों की जो जमाएं होती है वो कितने प्रकार की होती है, और बैंकों की जो जमाएं होती है उनकी लायबिलिटी किस तरीके से होती है। ये इस टॉपिक का सवाल। आगे हम देखते हैं दोस्तों, ये पहले मैंने बता दिया है, अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक। जो बैंक 1934 यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की शेड्यूल 2 में है, वो सारे बैंक किसमें आएंगे, आपके अनुसूचित बैंक। और जो शेड्यूल 2 में नहीं है वो सारे बैंक किसमें आएंगे, गैर अनुसूचित बैंक।
अब अनुसूचित बैंक भी ध्यान रखना, सरकारी भी हो सकता है, कॉमर्शियल भी हो सकता है और सहकारी किसी प्रकार का हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है, विदेशी हो सकता है और घरेलू हो सकता है। लेकिन जो बैंक इन दो मापदंडों को पूरा करेगा वो बैंक अनुसूचित बैंक की श्रेणी में आ जाएगा। और ध्यान रखना, इस एक्ट के अंतर्गत तो इनको क्या करते हैं, रजिस्टर करते हैं। और इस एक्ट के माध्यम से जो 1949 का जो एक्ट है, बैंकिंग मैनेजमेंट रेगुलेटिंग एक्ट, इसके अंतर्गत इनको क्या किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखें। दो एक्ट आपको ध्यान रखना है, एक तो आरबीआई एक्ट 1934 का शेड्यूल 2 में रजिस्टर है, और सेकंड ये बैंकिंग मैनेजमेंट एक्ट यानी कॉमर्शियल बैंकिंग मैनेजमेंट एक्ट 1949 में इनको लाइसेंस दिया जाता है। और आरबीआई दो मापदंडों के आधार पर किसी बैंक को शेड्यूल बैंक में शामिल कर सकती है। जैसे अगर उसमें कम से कम 5 लाख रुपए उसके पास क्या है, संचित मूल्य है, का भंडार है इतने रुपए का, और उसे रिजर्व बैंक को यह विश्वास हो जाए कि इसके पास जो भी डिपॉजिट है वो फेक डिपॉजिट नहीं है, वो ब्लैक मार्केट से डिपॉजिट नहीं आई है, ये एकदम ईमानदारी डिपॉजिट है, तो उसको लग जाए कि इन जो भी इसने डिपॉजिट्स लिए हैं उन डिपॉजिट्स से बाद में इकोनॉमी में कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आरबीआई पे डिपेंड करता है कि उसको शेड्यूल बैंक का दर्जा दे। और अगर किसी बैंक को शेड्यूल बैंक का दर्जा मिल जाता है तो उसको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती है, वो हम आगे भी देखेंगे। जैसे एक फैसिलिटी जो उसको मिलती है कि वो आरबीआई की नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकता है। दूसरा, निश्चित दर पर उसको इंटरेस्ट मिल सकता है। एमएसएफ फैसिलिटीज आगे देखेंगे, इसका भी अंतर्गत उसको क्या मिल जाती है, फैसिलिटीज मिल जाती है, एमएसएफ की फैसिलिटीज, रिवर्स दर की फैसिलिटी, बहुत सारी फैसिलिटीज उसको मिल जाती है। ठीक है, और एक फैसिलिटीज मिल जाती है उसको आरपीएफ, आरपीएफ रिक्वेस्ट नहीं, आरएफपी है, सॉरी आरएफ, इसकी फैसिलिटीज भी इसको मिल जाती है। तो पहले हम देखते हैं कि अनुसूचित बैंकों को कौन कौन सी फैसिलिटीज मिलती है। तो इन दो बैंकों को एक जो सबसे फैसिलिटीज मिलती है दोस्तों कि इनको आरएफपी की फैसिलिटीज मिल जाती है, बताऊंगा मैं इसको क्या है। दूसरा, ये आरबीआई की नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, जो आरबीआई द्वारा कई बार मुद्राओं की प्राकृतिक नीलामी, प्राथमिक नीलामी की जाती है, डायरेक्ट उसमें भाग ले सकते हैं। फिर इनको चेंजेबल रेपो रेट, इसके अंतर्गत रेपो रेट में उसमें लीनियंट हो सकता है आरबीआई थोड़ी बहुत, वो फैसिलिटीज मिल सकती है। इसके अलावा इनको एमएसएफ ये फैसिलिटीज मिल जाती है। एमएसएफ फैसिलिटीज का मतलब ये है दोस्तों, मैं बता दूं, ये अल्पकालीन समय के लिए बैंक अपनी एसएलआर, अब आगे देखेंगे एसएलआर क्या होती है। एसएलआर वो है बैंकों की वो एसेट होती है जो खुद के पास रिजर्व रखनी पड़ती है, उसको वो लोन के रूप में कभी नहीं दे सकते। आगे इसको अच्छे से देखेंगे जब हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है ना। तो एसएलआर एक निश्चित अनुपात में होती है, तो एसएलआर से पैसा लेने की उनको इसमें से सुविधा मिल जाती है एक अल्पकालीन टाइम के लिए, ठीक है ना। तो इसको भी, इस टॉपिक को भी अच्छे से, आगे टॉपिक आएगा वहां इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी मैं बता रहा हूँ क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है। एक है आरएफपी, आरएफ वाला रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, कोई भी कंपनी या कोई भी सरकारी संस्था अपने मार्केट बढ़ाने के लिए विभिन्न एक रिक्वेस्ट जारी करती है, तो वो किसी उत्पाद को खरीदना चाहती है, किसी उत्पाद को बेचना चाहती है, तो उस प्रकार की फैसिलिटीज भी इसको मिल जाती है। तो आरएफपी का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई कंपनी या एजेंसी क्या खरीदना चाहती है इसको बताने के लिए, उसको ये आरएफपी है वो मार्केट में जारी करती है। तो आपने देखा होगा कॉमर्शियल बैंक है, कॉमर्शियल बैंकों के अंतर्गत जो शेड्यूल्ड बैंक है, जो शेड्यूल्ड बैंक है उनको काफ़ी फैसिलिटीज मिलती है। तो आपको ध्यान रखना है शेड्यूल्ड बैंक क्या है, उनको क्या फैसिलिटीज मिलती है। बेसिकली फ्री का क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट बन सकता है, ठीक है। अगले आते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, जिन्हें बोलते हैं पीएसबी। मैंने बताया था सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कौन से बैंक होंगे आपको जानना है, तो वो बैंक जिनमें सरकार की हिस्सेदारी कितनी हो, 51% हिस्सा, उन सारे बैंकों को हम क्या रखते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक रखते हैं। अगर हम बात करें 2018 तक भारत के पास 21 पीएसबी थे, जिसमें एक बैंक था आईडीबीआई भी था। आईडीबीआई का एक अलग केस है, इसको आप छोड़ दो, अभी इसको अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। इन विषय कितने 20, इन 20 बैंकों को क्या किया, बाद में हमने इनका क्या किया, मर्जिंग कर दिया, विलय कर दिया, और विलय के बाद वर्तमान में इनकी संख्या कितनी होगी, 12। और नरसिम्हन समिति आगे देखेंगे, नरसिम्हन समिति ने बोला कि बैंकों को विलय करके भारत के 4 शक्तिशाली बैंक बना दो जो किसी भी स्थिति में, इकोनॉमिक स्थिति में निपटने के लिए तैयार है। तो वर्तमान में इनकी संख्या 12 होगी दोस्तों। ये देखें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन बैंक,
बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक और यूको बैंक, ये अभी पीएसबी बैंक है जिनमें हम कह सकते हैं गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 51% से अधिक है। अब मामला है आईडीबीआई का। मैं अभी आपको बताता आईडीबीआई। आईडीबीआई क्या था? एक प्राइवेट बैंक था, लेकिन एलआईसी किसका था? एलआईसी का। एलआईसी के द्वारा इसको एक बैंकिंग सिस्टम के रूप में उपलब्ध किया गया जो निवेश कर सके और बीमा वाली जो वित्तीय सेवा है उनको प्रोवाइड करवा सके। 1964 में स्थापित किया गया था, ठीक है, एलआईसी के द्वारा। और शुरू में अगर इसकी हम फैसिलिटीज देखें तो इसको शुरू में एक डेवलप्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के रूप में डेवलप किया गया था ताकि यह बड़ी औद्योगिक इकाइयों को क्या दे सके? ऋण देना सके, इसके लिए किया गया था। लेकिन 2005 में इसमें चेंज किया गया। 2005 में इसको कॉमर्शियल बैंक के रूप में चेंज कर दिया गया, ठीक है। 2005 में से कॉमर्शियल बैंक को चेंज कर दिया गया और 2019 में इसको आरबीआई ने निजी बैंक का दर्जा दे दिया, क्योंकि दोस्तों ये था तो एलआईसी का, लेकिन एलआईसी की जो हिस्सेदारी है पब्लिक अथॉरिटी के अंतर्गत नहीं, पूरी तरह गवर्नमेंट नहीं है, ऐसे प्राइवेट अथॉरिटी पावर है। इसलिए इसके द्वारा निर्मित ये बैंक को भी उसने क्या दिया? हिस्सेदारी। उसने इसमें प्राइवेट बैंक की हिस्सेदारी दे दी, क्योंकि इसमें भारत सरकार की हिस्सेदारी 45% की है। सरकार की हिस्सेदारी क्योंकि 50% से कम है, इसलिए इस बैंक को क्या जाना गया? आईडीबीआई बैंक को निजी बैंक के रूप में जाना गया। देखो आईडीबीआई बैंक की कहानी है कि शुरू में स्थापित हुआ, बाद में इसको एक डेवलप्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट यानी कि जो विकासकालीन जो विकास से संबंधित जो संस्थाएं होती है उनको ऋण देने के लिए इसको बनाया गया था, लेकिन ये ज़्यादा चला नहीं। उसके बाद इसको कॉमर्शियल में चेंज कर दिया गया और बाद में इसको प्राइवेट का दर्जा दे दिया गया। यह है आईडीबीआई बैंक। इसको हटा करके और अन्य बैंकों को मर्ज करके वर्तमान में भारत के पास केवल 12 बड़े बैंक बचे हुए सार्वजनिक क्षेत्र, ठीक है। इसके बाद आता है पेमेंट बैंक। इनको आगे देखेंगे हम। पेमेंट बैंक एक विविधित बैंक होते हैं, डिफरेंशियल बैंक होते हैं, और ये मुख्य रूप से अगर बात करें छोटे जो लोग हैं, जैसे एमएसएमई है, जैसे छोटे व्यापारी हैं, जैसे छोटे किसान हैं, उनको मुख्य रूप से ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुविधाएं प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो ये पेमेंट है। इनका एक बैंक है, गवर्नमेंट का एकमात्र पेमेंट बैंक है, वो है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, IPPB। ये सरकार का स्वामित्व बैंक है जिसकी 70% से अधिक संपत्ति सार्वजनिक बैंकों की। इसमें ही मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के सार्वजनिक बैंक उनका ही पैसा लगा है, और ये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से ही अपने बड़ी मात्रा में क्या करते हैं? पेमेंट बैंक होते हैं, ये सार्वजनिक क्षेत्रों से ही पैसा लेते हैं। पेमेंट बैंकों की खास बात ये होती है कि होते तो छोटे, इनको मुख्य रूप से वित्तीय समावेशन के लिए लाया गया कि छोटे छोटे दूर दराज के लोगों को भी बैंकिंग फैसिलिटी से जोड़ा जाए, इसलिए पेमेंट बैंकिंग सिस्टम आया। लेकिन इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक है, इसका ज़्यादातर पार्ट है वो गवर्नमेंट का ही है। 100% डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इस पर कंट्रोल करती है, सरकारी बैंक के रूप में है, और इसकी जितनी भी असेट इसमें लगाई गई है वो पब्लिक सेक्टर के बैंक से ही ली गई है, लगभग 70%। अब बात आती है एसबीआई की। आपने सुना होगा एसबीआई के बारे में बहुत कुछ। एसबीआई का मामला क्या है? तो दोस्तों एसबीआई का मामला बहुत प्राचीन टाइम पे रहा। ये जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत में, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में कई बैंक स्थापित किए गए थे, जिनमें एक बैंक था बैंक ऑफ कोलकाता, जिसे बाद में बैंक ऑफ बंगाल बोला गया। 1806 में इसको स्थापित किया गया था। दूसरी बात, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, इनको भी बाद में शामिल किया गया था। इसको 1843 में, इसको 1840 में, इसकी डेट देख लेना एक बार, इनको स्थापित किया। ये 3 बैंक थे ब्रिटिश काल के अंतर्गत, और तीनों प्रेसिडेंसियों के अंतर्गत ये 3 बैंक थे, बंगाल, मद्रास और बम्बई। इनके अंतर्गत 3 बैंक थे। बाद में 1921 में क्या कर दिया? इन तीनों प्रेसिडेंसी के बैंक को क्या कर दिया? विलय कर दिया, ठीक है। और विलय करके एक बैंक बनाया गया था, उसका नाम था इंपीरियल बैंक। क्या नाम? क्या नाम बनाया गया था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया बनाया गया। और इंपीरियल ऑफ बैंक ऑफ इंडिया, इसको 1955 में बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के माध्यम से इसका नेशनलाइजेशन कर दिया और इसका नाम रख दिया भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब हम एक चीज समझोगे कि भारत का पहला कौन सा बैंक था
जिसका मुख्य रूप से कॉमर्शियल बैंक जिसका राष्ट्रीयकरण किया गया था तो एसबीआई था। एसबीआई का अलग से ही हमने पहले से ही राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, तो एसबीआई का पहले से राष्ट्रीयकरण था। और जब ये 1950 में जब 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था तो इसकी 7 अदर शाखाएं थी, 7 अन्य और बैंक थे इसके, जिनमें आपने देखा होगा बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट ये मैसूर पटियाला, ये अलग अलग जो रियासतें छोटी छोटी, उन रियासतों के अपने बैंक थे जिन पे अंतिम कंट्रोल किसका था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। 2017 में इन 6 बैंक, ये 6 बैंक और एक महिला डेवलपमेंट बैंक था, उन 6 बैंकों को मिला करके इन 7 बैंक, 6 बैंक तो ये थे और एक बैंक और था जिसमें था वुमेन डेवलपमेंट या बंधन बैंक के नाम से था वो, ये भारतीय महिला बैंक, इन सबको मिला करके 7 बैंकों को मिला करके एसबीआई को 2017 में क्या कर दिया, इनको मर्ज कर दिया गया। तो ये 7 बैंक थे, इन 7 को मर्ज कर दिया गया 2017 में एसबीआई के अंदर। इस आधार पर यह कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो सहायक बैंक थे वो सारे समाप्त हो गए और इसके लिए सरकार को एक एसबीआई एक्ट में संशोधन करना पड़ा 2017 में, क्योंकि एसबीआई एक्ट कितना था पहले 1955, और 1955 के एक्ट में एसबीआई प्लस 7 बैंकों की व्यवस्था थी। मुख्य बैंक इनका एसबीआई है लेकिन ये इसके सहायक बैंक थे। 2017 में इस एक्ट में संशोधन किया और केवल एसबीआई के रूप में इसको कन्वर्ट कर दिया गया। और जब बैंकों को हम विलय करते हैं तो इसका क्या कारण है, क्या पक्ष है, इसको भी हम देखेंगे, बैंकिंग विलय का क्या फायदा है। तो एसबीआई का अगर किसी बैंक को विलय करते हैं तो उसका एक फायदा है, इसका एक टॉपिक होगा अलग से कि बैंकिंग विलय है, उसका क्या फायदा है। तो अभी तक आप समझे होंगे कि एसबीआई का स्ट्रक्चर कैसे भारत में आया। दूसरा एक अलग से एक बैंक का ढांचा सुना होगा, सिक्किम स्टेट बैंक। दोस्तों ये ध्यान रखना, अभी तक हमने जो बैंक सुने थे एसबीआई वगैरह वो सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि बैंकिंग जो सब्जेक्ट है वो राज्य सूची के विषय नहीं है, वो संघ सूची का विषय है। बैंकिंग जो सब्जेक्ट है ये किसका है दोस्तों, संघ सूची का विषय, अर्थात बैंकों में जो भी काम होगा वो किसका होगा, संघ होगा। लेकिन कुछ राज्यों के नियंत्रण, ये एक सिक्किम स्टेट बैंक, ये राज्य के स्वामित्व वाली बैंकिंग संस्था है। इसमें सिक्किम का अपना एक कंट्रोल है जिसका मुख्यालय गंगटोक में है, ठीक है। और ध्यान रखना, इसकी एक खास बात बता रहा हूं वो ध्यान रखना, यह बैंक सिक्किम राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है, केवल सिक्किम में ही चलता है। और बैंकिंग सेवाओं के अलावा ये लोगों को बैंकिंग सेवाएं देता है, इसके अलावा ये बैंक राज्य सरकार का कोषागार, यानी कि वहां की, जैसे नॉर्मली आरबीआई समस्त राज्यों की पूंजियों का देखरेख करती है, समस्त राज्यों का अकाउंटिंग का आरबीआई देखती है, उनको ऋण देती है और उनका खुद का बैंक भी आरबीआई काम करती है, चाहे वो स्टेट पंजाब हरियाणा कोई भी हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, आरबीआई काम करती है। लेकिन सिक्किम में एक अलग फैसिलिटीज है, यहाँ आरबीआई काम नहीं करती, यहाँ जो भी काम होते हैं वो रूप से सिक्किम स्टेट बैंक और स्टेट की सारी फाइनेंशियल एक्टिविटी का कंट्रोल करता है। और ध्यान रखना, सिक्किम स्टेट बैंक को आरबीआई कंट्रोल नहीं कर सकती, ये एकदम स्वायत्त निकाय है। और ये किसमें दिया गया है, आर्टिकल 371 में जो सिक्किम को विशेष अधिकार दिए गए, विशेष स्वायत्ता प्रोविजन दिए गई है, उसमें सिक्किम स्टेट बैंक को विशेष स्वायत्ता दी गई। इसलिए ध्यान रखना, कभी कंफ्यूज मत होना, सिक्किम स्टेट बैंक अपने आप में आरबीआई से एक अलग संस्था है जो आरबीआई की बात ही स्टेट में काम करती है। तो हमारे बैंकिंग सेंट्रलाइजेशन है वो कहीं ना कहीं सिक्किम में देखने को नहीं मिलता, ठीक है। इसके बाद आता है दोस्तों बैंकों का राष्ट्रीयकरण। दोस्तों अब हमारा टॉपिक है बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ये काफी टॉपिक बहुत पहले का रहा कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण का मतलब मामला क्या है, कैसे हुआ। तो दोस्तों आपको समय शुरू से पता है कि जो बैंकिंग व्यवस्था है ये केवल सीमित वर्ग तक ही सीमित रही थी, सीमित वर्गों तक, यानी कि इसकी पहुंच है वो सीमित ही रही थी। इसकी पहुंच ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे किसानों के पास, लघु किसानों के पास, छोटे व्यापारियों तक नहीं थी। ये जो बैंक था मुख्य रूप से, जो पहले बैंक आ रहे थे, ये सारे बैंक मुख्य रूप से किस पे काम करते, प्राइवेट बैंक पे। और प्राइवेट बैंक दोस्तों किस पे काम करता है, प्रॉफिट पे। और प्रॉफिट इनको जहां नहीं मिलेगा वहां ये कभी भी अपनी ना तो कोई ब्रांच लगाएंगे ना ऐसे लोगों को ऋण देंगे। जैसे कृषि है, अब कृषि में ऋण होता है सस्ता, तो वहां पर ऋण नहीं देंगे, ये कहाँ देंगे, व्यापारियों को, बिजनेसमैनों को देंगे। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र की बजाय ये शहरी क्षेत्रों में ज्यादा ऋण देंगे, अपनी ब्रांचेज है वो शहरी क्षेत्रों में ज्यादा लगाएंगे। तो इसकी वजह से जो वित्तीय समावेशन था उस क्षेत्र तक सीमित था, गरीबों के लिए नहीं था, समाज ग्रामीण क्षेत्र के लिए नहीं था। इसलिए इन्हीं उद्देश्यों को देखते हुए देश का सामाजिक न्याय और जनकल्याण कार्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1969 में 1969 में इंदिरा गांधी के टाइम पर बैंकिंग नेशनलाइजेशन का एक्ट लाया गया और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण का मतलब है कि
कि इन पे सरकारी भागीदारी तो 51% से अलग कर दी, यानी सरकार ने इस सबको अपनी भागीदारी में ले लिया। 1969 में 14 बैंक को किया गया था और 1980 में 6 बैंक को किया गया था। टोटल 20 बैंक इनका किया गया था राष्ट्रीयकरण। अब मैं बताऊंगा कि इनका उद्देश्य क्या था। उद्देश्य था पहली बात बैंकिंग केंद्रीकरण को तोड़ना, यानी कि बैंकिंग विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना। पहले बैंक अगर देखो, पहले बैंक कुछ व्यापारियों तक ही या कुछ परिवारों तक ही सीमित थे और इसकी वजह से धन का क्या था, केंद्रीकरण था। और धन का केंद्रीकरण हमारे आर्टिकल 38 का उल्लंघन करता है। आर्टिकल 38 कहता है कि धन का किसी भी स्थिति में केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। राज्य का ये ड्यूटी होगी वो धन का विकेंद्रीकरण पे बढ़ावा दे। तो एक तो उद्देश्य ये था कि हमें धन का विकेंद्रीकरण, बैंकिंग फैसिलिटी से क्या करना है, विकेंद्रीकरण करना है। दूसरा, बैंकों को सामाजिक आर्थिक योजनाओं का हिस्सा बनाओ। बैंकों को केवल केवल उनको डिपॉजिट लेना या ऋण देने तक सीमित मत रखो। उनको सोशल डेवलपमेंट स्कीम, उनको प्लानिंग स्कीम, उनको गरीबी निपटान में भी क्या करो, उनकी भूमिका बढ़ाओ। ये भूमिका कब बढ़ेगी, जब उन पे सरकार का हिस्सेदारी हो, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर कभी भी जन कल्याण नहीं चाहेगा, हमेशा वो प्रॉफिट की बात करे। इसलिए देश का जन कल्याणकारी करने के लिए, वित्तीय व्यवस्था को बढ़ाने के लिए और इनकी रीच दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए इनका राष्ट्रीयकरण जरूरी था। तीसरा, बैंकों का ग्रामीण और गैर बैंकिंग क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर बैंकिंग सुविधाएं नहीं थी वहां तक विस्तार करने के लिए हमें इनका राष्ट्रीयकरण जरूर था, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर अपने लाभ को देखते हुए यहां पर कभी भी अपनी चीजें नहीं करवा पाई। और एक था देश के सभी भागों से जनता की बचत। दोस्तों, लोगों के पास पैसा पहला बहुत ज्यादा थे, लेकिन आपको पता है क्या कमी थी, कि प्राइवेट बैंक थे और प्राइवेट बैंक पे इन पे क्या था, ट्रस्ट नहीं था, विश्वास नहीं था। और विश्वास नहीं होने की वजह से जनता यहाँ पर क्या नहीं कराती, जमा नहीं करवाती थी। डर था कि कोई लेके भाग जाए। तो अब जब ये सरकार का हो गया तो एक तरह सॉवरेन हो गया, संप्रभु हो गया, और संप्रभु की स्थिति में जनता को विश्वास हो गया, अगर कोई लेके भाग भी जाएगा तो सरकार पैसा दे देगी। इसलिए डिपोजिट्स को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए, क्योंकि जो जनता की डिपोजिट आती है, पहले लोग पैसे कहाँ रखते थे, किसी के घर में तिजोरी में रखा हुआ है, लॉकर में रखा हुआ है, किसी के दादाजी दबा के रख रहे हैं, किसी की मम्मी दबा के रख रही है, वो सारा पैसा डेड असेट के रूप में काम करता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो सरकार को लगा कि यदि हमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, आर्थिक क्रियाकलापों को बढ़ाना है, ज्यादा से ज्यादा निवेश को बढ़ाना है, तो हमें लोगों के घर में पैक जमाओं को खींचना होगा। और लोगों के घर में पैक जमाओ कैसे खींचेंगे, बैंकों में। और बैंकों में कैसे खींचेंगे दोस्तों, जब बैंकों पे जनता का विश्वास हो। और जनता का विश्वास तभी होगा जब बैंक सरकारी हो, उनकी रीच ग्रामीण क्षेत्र तक होगी, उनकी ब्रांचेज ग्रामीण क्षेत्र तक होंगी। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो दादी दादा उनके पास पैसा जमा है, वो घर में ना रख करके बैंकों में जमा करवाएंगे, बैंकों में पैसा आएगा, बैंक उस पैसे को किसी को लोन देगा और निवेश करवाएगा, आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और देश का विकास होगा। इन्हीं उद्देश्यों के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके अलावा दोस्तों, प्राथमिकता वाले क्षेत्र जैसे कमजोर वर्ग, गरीब, कृषि के संबंध, इन क्षेत्रों को अगर सस्ता ऋण देना है तो उसके लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण बहुत जरूरी था, क्योंकि प्राइवेट बैंक कभी भी इनको सस्ता ऋण नहीं देगा। तो प्रायोरिटी सेक्टर हमने डिसाइड किए गए कि अब हर बैंक को कम से कम इन क्षेत्रों में लोन देना पड़ेगा, इन क्षेत्रों को इनको लोन, क्योंकि कोई भी पहले बैंक इनको लोन नहीं देता था, क्योंकि इनसे उसको पता नहीं ये वापस देगा या नहीं देगा। फिर ऑब्वियसली बिजनेसमैनों को महंगे लोन देते थे, इनको सस्ता लोन देना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में बैंक ऐसा काम नहीं करते, इसलिए कहीं ना कहीं हमें यह काम करना पड़ा। और सबसे बड़ी बात है कि बैंक केवल एक क्लास वर्ग तक सीमित था, अब उसको जन वर्ग तक बदलना था। क्योंकि अभी तक बैंक पहले अमीरों के होते थे, राजघरानों के बैंक होते थे, और बैंकों में खाते भी जो राजघरानों के होते थे, सामान्य आदमी के खाता होता नहीं था। तो सामान्य आदमी तक लाने के लिए इनको कहीं ना कहीं हमें नेशनलाइजेशन करना ही पड़ा। तो दोस्तों, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य बहुत ज्यादा है। कभी भी आपको इस टॉपिक पे लिखे तो मैं कुछ कीवर्ड बताता हूँ। पहला लिखना बैंकिंग विकेंद्रीकरण, ठीक है। दूसरा वित्तीय समावेशन, तीसरा आर्थिक विकास, चौथा बचत को आकर्षित करना। अगला पॉइंट है बचत को आकर्षित करना, ठीक है ना, ध्यान करना। इन पॉइंटों के आधार पर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से लिख सकते हो। अगला
हमारा है जम्मू कश्मीर बैंक लिमिटेड। दोस्तों भारत का सबसे पुराने बैंकों में से एक था और करीब 60% इस पे सरकार की हिस्सेदारी थी। 370 को समाप्त होने के बाद ये जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया। तो जो पहले स्टेट गवर्नमेंट की हिस्सेदारी वो किसके पास आ गई, अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, क्योंकि स्टेट खत्म हो गया। और इस बैंक के पास अभी सब देश में लगभग टच पॉइंट यानी कि ब्रांचेज है, छोटी छोटी इसकी ब्रांचेज है, इसके एजेंट्स हैं। तो जम्मू कश्मीर बैंक पहले प्राइवेट बैंक था, बाद में स्टेट गवर्नमेंट ने, वहाँ के राजा ने इसको ले लिया, फिर वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया। अब हमने स्टेट खत्म कर दिया तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ गया। ठीक है ना। अब बात आ रही है दोस्तों, ये पूरा जो मैंने बताया बैंकिंग उद्देश्य के लिए, बैंकिंग उद्देश्य अब आगे आ गए कि बैंकिंग राष्ट्रीयकरण, हमने बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था तो इनके उद्देश्य क्या थे। तो उद्देश्य अगर देखें दोस्तों वो ये कि पंचवर्षीय योजनाओं के अकॉर्डिंग इनका उपयोग करें। क्योंकि देखो प्राइवेट बैंक है, अगर कोई बैंक प्राइवेट है तो वो कभी ऐसी जगह पैसा नहीं लगाएगा जिस जगह उसको लॉस हो, जिस जगह उसको हानि हो। तो हमें दोस्तों पंचवर्षीय योजना में हमने लक्ष्य निर्धारित किए हैं और लक्ष्य पहली पंचवर्षीय योजना में क्या था, कृषि विकास। तो सरकार का उद्देश्य रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा निवेश कृषि क्षेत्र में हो। तो ऐसी स्थिति में बैंकों से भी आशा करेगा ज्यादा से ज्यादा निवेश कृषि क्षेत्र में हो। तो पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सरकार चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा निवेश कृषि क्षेत्र में हो, लेकिन प्राइवेट बैंक ऐसा नहीं चाहेंगे क्योंकि कृषि में उनको लाभ नहीं होता। तो पंचवर्षीय योजना में अगर हमें काम करना था तो हमें बैंकों का राष्ट्रीयकरण जरूरी था। दूसरा, क्लास बैंक मैंने बताया था, वही क्लास बैंकिंग से मॉस बैंकिंग, यानी पहले बैंक केवल एक लोगों तक सीमित था, समाज के उच्च वर्ग तक सीमित था, उसको क्या करना, कॉमन मैन तक लाया, गरीबों को ऋण उपलब्ध करना सस्ते ऋण पर। इससे क्या होगा कि जो ग्रामीण जो समस्याएं थी, ग्रामीण समस्याएं जैसे महाजनों की, सूदखोरों की, वो सारी समस्याएं क्या होगी, समाप्त होंगी। दूसरा, बैंकिंग को ऑब्वियसली बैंकिंग पेनिट्राइजेशन यानी बैंकिंग क्षेत्र का विस्तार करना। पहले शहरी क्षेत्र तक सीमित थे, अब इनको ग्रामीण क्षेत्र तक लाना। असमानता, पहले अमीरों को ऋण देते थे, अब गरीबों को भी ऋण देंगे। और ग्रामीण शहरी अंतराल, ये बैंकों की शाखाएं, आज भी आपने देखा होगा बहुत सारे गांव ऐसे जहां बैंकों की शाखाएं नहीं है। शहरों में शाखाएं ज्यादा है क्योंकि शहरों में बिजनेस अच्छा होता है, प्रॉफिट अच्छा होता है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति करने में काफी हद तक हम सफल भी रहे। आपको पता है आज क्षेत्रीय असंतुलन कम हो गया, आज ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारी ब्रांचेज स्थापित हो गई है शहरी क्षेत्रों के साथ साथ। और दूसरी बात, बैंक की जमा विस्तार हो गया, अब ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी आजकल बैंक जमा करवाने लग गए। ठीक है ना। हरित क्रांति इसमें एक सबसे सक्सेसफुल रही। हरित क्रांति के माध्यम से जो पैसा आया, मतलब लोगों को पैसा, ऋण, मतलब कृषि में विकास करने के लिए जो चीजें चाहिए थी उनके लिए पैसा मिला। घरेलू बचत को बढ़ावा मिला, लोग आजकल डोमेस्टिक, हमारा जो डोमेस्टिक बचत है, ये जितनी भी डोमेस्टिक बचत होगी हमारे पूरे देश की, वो सारी डोमेस्टिक बचत इन्वेस्टमेंट के रूप में कन्वर्ट होगी, वो बढ़ी। ऋण का विस्तार बढ़ा। आप देख सकते हैं आजकल एग्रीकल्चर में कितना ऋण दिया गया है, लगभग 10 लाख करोड़ से अधिक ऋण हमारा एग्रीकल्चर क्षेत्र से है। ठीक है। और सेल्फ हेल्थ ग्रुपों को भी क्या मिला, फंड मिला। और आपने देखा होगा हमने एक सेल्फ हेल्थ ग्रुप क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको डायरेक्ट बैंक के साथ लिंक कर दिया गया और उनको कहीं ना कहीं सस्ते ऋण, सब्सिडी आधारित लोन है वो प्रोवाइड करवाए गए। और इसके अलावा दोस्तों बैंकिंग सिस्टम आज हमारी इंडिया की इतनी मजबूत हो गई इसी वजह से कि आज हम 2008 का चाहे मंदी हो चाहे कोविड मंदी हो, हमारा बैंक अपनी स्थिति से कोई बैंक डूबा नहीं है, एकदम मजबूत होते चले गए। तो ये सारी चीज किसकी वजह से हुई, बैंकों के राष्ट्रीयकरण की वजह से। ठीक है ना। तो ये बहुत मजा, हालांकि इसकी कुछ कमियां हैं, वो एक अलग फैक्टर है, लेकिन कहीं ना कहीं इसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन इन जो हमने इनका राष्ट्रीयकरण किया था दोस्तों, तो ऐसा नहीं कि राष्ट्रीयकरण से फायदा भी हो। राष्ट्रीयकरण से क्या हुआ था कि इन बैंकों के सामने कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। पहला सामना करना क्या कि ये लॉस का कारण बने, इनसे बड़ी मात्रा में इनका एनपीए बढ़ गया। आपने सुना होगा एनपीए बढ़ा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो असेट यानी कि वो है पैसा जो इन्होंने लोन दिया है और 90 दिन तक इनको ना तो वो अमाउंट मिले और ना ही उसका इंटरेस्ट मिले, वो सारा अमाउंट किस में माना जाता है, एनपीए में माना जाता है। अब इन्होंने लोन दिया तो आपको पता है कि क्यों, क्योंकि लोन दिया तो इनको ज़्यादा लाभ नहीं हुआ क्योंकि इन्होंने सस्ते लोन दिए। फिर आपको पता है सरकारी बैंक है, तो सरकारी बैंक के लोन तो ऐसे भी चले गए होंगे लोगों की जानकारी से, रिश्तेदारों के पास, नेताओं के पास, तो इससे बैंक कभी अपनी स्थिति में अच्छे से सुधर नहीं पाए। दूसरा, इनका मैनेजमेंट अच्छा नहीं था क्योंकि सरकारी आदमी इनको मैनेज करते थे और सरकारी आदमी कौन जिम्मेदारी लेता है, डीले से काम करते हैं। तो इसकी वजह से बैंक, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम एक ऐसा है, देखो आप ऑफिस चला सकते हो लेकिन बैंकिंग सिस्टम ऐसा है कि उसको आपको अच्छे से मैनेज करना पड़ता है। उसमें अगर छोटा सा फॉल्ट हुआ तो बैंक आपका एकदम से ध्वस्त हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, ऋण संवितरण, यानी कि ऋण किसको दिया जा रहा है, कितना दिया जा रहा है, कोई कंट्रोल नहीं, कोई डेटा कलेक्ट नहीं था। तो जिसके, वो कहते नहीं, जिसके जितना अपने हाथ में आया उतना ही लूट के चला गया। इसलिए इन बैंकों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई थी।
ठीक है ना। और बैंकों के ज्यादा खराब होने के पीछे एक दो कारण और जिम्मेदार थे। पहला देखो, पहला राजनीतिक कारक जिम्मेदार था। कारण क्या? चुनावी फंडा। चुनावी फंडे में सस्ते ऋण देना, किसानों का ऋण माफ करना, लोगों को पैसा प्रोवाइड करवाना, इसकी वजह से बड़ी मात्रा में बैंक ध्वस्त हो गए। दूसरा, प्रबंधन। और तीसरा, प्रतिस्पर्धा का अभाव। जब प्राइवेट सरकारी बैंकों में अकेले खुद ही थे, लोगों से इतनी दादागिरी चलाते थे ये कि उनसे मनमाना व्यवहार करते थे, किसी का बेचारे का लोन ही पास नहीं होता था, करप्शन बहुत ज्यादा था, एकदम अनस्किल लोग उसमें भर्ती हो गए थे, एकदम स्ट्रेटजी नहीं थी इनके पास, कुछ नहीं था। और इसी कारण से ये बैंकों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई और 1990 आते हुए बहुत सारे बैंक हमारे डूबने लग गए। तो इस तरह की चीजें थी। इसके बाद हमने कुछ सुधार करने के लिए कई चीजें की, वो सुधार हम आगे देखेंगे, यहाँ छोटे छोटे लेवल पर दिए गए, आगे हम उन सुधारों को देखेंगे। तो अब पढ़ेंगे 1991 के बैंकिंग सुधार, ये एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो दोस्तों, जब भारत में 1991 की स्थिति हम पढ़ेंगे, 1991 में क्या क्या स्थिति आई। 1991 भारत में मंदी की स्थिति आ गई, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेट हो गया, एग्रीकल्चर पिछड़ गया, इंडस्ट्री पिछड़ गई, प्रतिस्पर्धा कम हो गई, घरेलू मार्केट डाउन हो गया, मंदी की स्थिति आ रही, बैंकिंग सेक्टर भी डाउन हो गया। तो इन चीजों के बाद हमने सुधार करने की तरीके अपनाए और हमने हमारी जो भी स्ट्रक्चर है इसमें संरचनात्मक सुधार किए, जिसमें हमने एल, पी और जी को अपनाया। लिबराइजेशन, प्रिवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण, इनको स्वीकार किया। और स्वीकार किया, इनको सुधार किया, तो इनमें से एक सुधार हमने बैंकिंग क्षेत्र में किया, क्योंकि बैंकों की स्थिति के बिना कोई भी इकोनॉमी डेवलप्ड नहीं कर सकती। उस इकोनॉमी का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है बैंकिंग सिस्टम। तो रीजन क्या है कि जब 1991 में अगर हम देखेंगे तो ये बैंकों की खराब स्थिति देखें, इसका क्या कारण था वो हम देखते हैं। एक एक कारण को देखते हैं, वही चीज थी। पहला कारण था लाभप्रदा, जैसा मैंने बताया कि इनका प्रॉफिट बहुत कम था। उसका मेन कारण था सस्ते ऋण, एनपीए का बढ़ना, ठीक है, लोगों को ऋण सस्ते दिए, एनपीए बढ़ गया, लोन डूब गए। और प्रतिस्पर्धा, यानी कि प्रतिस्पर्धा नहीं थी, इनकी वजह से ये कभी प्रॉफिट का साधन नहीं बन पाया, घाटे घाटे का साधन बनते चले गए। दूसरा दोस्तों, इसको समझो। देखो, जब भी कोई आप बैंक स्थापित करते हो, मैं बेसिकली बता रहा हूँ, जैसे मान लें आप बैंक स्थापित करो, ए व्यक्ति कोई बैंक स्थापित कर रहा है, और ये मान लें अगर इसके पास 20 रुपये तो इसके खुद के लगाए, और जब इसने बैंक चालू किया तो 80 रुपये लोगों ने इसमें जमा करवा दी। या मैं मान सकता हूँ कि इसने 20 रुपये खुद के लगाए, ये भी इसी की जमा है एक तरह से, और 80 रुपये जनता की, यानी टोटल इसके पास जमा होगी 100 रुपये की। जब आप बैंक स्थापित करते हैं तो कोई बैंक स्थापित करने के लिए उसके मान लेते 100 रुपये की पूंजी लेके, 100 रुपये लेकर के वो बैंक स्थापित करने आया। और जैसे बैंक स्थापित करेगा तो आरबीआई क्या करती है, इसमें से बोलेगी आरबीआई भाई मुझे सीआरआर रख दो, यानी कि इसमें से 4-5% इसमें क्या रख दो, सीआरआर मेरे पास रख दो, ठीक है। अब बेचारे के पास बतना कितना, 95.5, इसमें से बोलेगा कि कम से कम 18, पहले ये था कम से कम 10%, है ना, तो कितना बचा उसके पास, 90, और ये था लगभग 38%। इसमें से आप एसएलआर रखो। एसएलआर वह एसेट होती है जो बैंकों को अपने असेट में से ही रखनी पड़ती है। तो 38% रखो, 10 ही रखो, टोटल कितना गया, 50। अब बैंक के पास बचा कितना, 50। तो अब बोलेगा बैंक से बात, जो भी लोन देना है इस 50 पे दो। आप लोन दे, अब बेचारों बैंकों की इनकम तो लोन देने से ही होती है, लेकिन लोन देने की इनकम कितनी बची, 50 रुपये। 50 रुपये तो खुद की जमा ही रह गई। तो इसलिए बैंकों का सीआरआर और एसएलआर बहुत ज्यादा था, और इसी वजह से बैंक अच्छे से ज्यादा ऋण नहीं दे पाए। जो ज्यादा ऋण नहीं देंगे तो ज्यादा उनको रिटर्न नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, और इसे 50 रुपये में से वो आधा लेने लोन लेके भागे, 25 रुपये को मान लो कोई अमीर व्यक्ति लेके भागे, कोई बिजनेसमैन लेके भागे, उसमें से कुछ लोन सरकार ने फ्री में दे दिया। अब बता बैंकों के पास पैसा आएगा तो कहाँ से आएगा, फिर इसके काम करने वाले लोग, सैलरी, इसके ऑपरेशन कॉस्ट, इतनी कॉस्ट होती है तो बैंक देंगे कहाँ से। इसी कारण से बैंक किस में चलते गए, लॉस में चलते। तो इसलिए बाद में जब हमने सुधार किया, आज दोस्तों एसएलआर और सीआरआर इतनी नहीं है। आज सीआरआर कितनी है, 10 की जगह 4.5 है, और एसएलआर लगभग 18% है। पहले कितनी है, 40% है, इतना घटा है। तो हमने क्या किया, जब एसएलआर और सीआरआर बहुत ज्यादा थी तो इसकी वजह से भी बैंक अपनी स्थिति अच्छी नहीं कर पाई। दूसरा दोस्तों, इनके पास प्रतिस्पर्धा नहीं, और जब आपको पता है कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती तो कोई अपने में सुधार नहीं करता, अपनी कमियों को नहीं देखता, इस कारण से। और तीसरा, लोक लुभावन, यानी कि वही सरकार सस्ते में ऋण दे रही है चुनावों के टाइम पे, सरकार किसानों को ऋण माफ कर रही है, सरकार बिजनेसमैनों को छोटे छोटे ऋण माफ कर रही है,
तो ये क्या है, लोक लुभावनी पॉलिटिक्स है। और इसी की वजह से अब देखो, पॉलिटिक्स अलग पार्ट हो जाती है, इकोनॉमी अलग होता है। इकोनॉमी सिस्टम से चलती है, अगर उस सिस्टम में आपने थोड़ा सा भी लूप होल्स कर दिया, आपका गिर जाएगा। ठीक है, अब बैंकिंग है, बैंकिंग सिस्टम से चलेगा। भाई बैंक चलता है कि भाई लोन देने से उसको रेवेन्यू मिलता है, उससे बैंक चलता है, फिर उसको इन्वेस्ट करते, फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लोन देता है। जब बैंकों के पास पैसा आएगा तभी तो लोन देगा। जब आपके पास आप देते जा रहे हो, आपके पास आ नहीं रहा, तो एक टाइम के बाद आप डूब जाएंगे। तो वही स्थिति हुई थी इससे। और सबसे बड़ी बात है कि आरबीआई द्वारा जो जितने भी अब बेचारे बैंक हैं वो इंटरेस्ट देंगे ना, उसको भी आरबीआई कंट्रोल करती थी। अब पहली बात, आपको उनको उनको इंटरेस्ट उनका सस्ता दे रहे हो, उनका लोन आधा डूब चुका है, उनको अच्छे से इंटरेस्ट रेट नहीं लेने दे रहे, तो बैंक कहाँ से सुधरेगा, कहाँ उसकी स्थिति सुधरेगी। इन सभी कारणों की वजह से 1990 आते हमारे सारे बैंक दिवालिया हो गए, बहुत खराब स्थिति हो गई। इनको सुधार करने के लिए फिर हमने धीरे धीरे कुछ सुधार किए। तो सुधार तो हम सामान्य तो वही करते हैं जो चैलेंजेस होती है वो। तो अगर मैं बात करूं उसमें, अब इसमें क्या क्या सुधार किया, तो आप समझ गए होंगे कि 1991 में हमारी स्थिति क्यों सुधरी। क्योंकि हमारी स्थिति सॉरी क्यों खराब थी, क्योंकि एक कारण जिम्मेदार नहीं था, बहुत कारण थे। आपके बैंक एकदम खराब हो चुके थे, आपकी कंपनियां एकदम धराशायी हो चुकी, एक कृषि आपका पिछड़ गया था। तो भाई इकोनॉमी बूम कहाँ से करेगी, विदेशों से आप आयात निर्यात कर नहीं रहे थे, प्राइवेट सेक्टर आपका एक्टिव था नहीं, विदेशी निवेश आपको आने नहीं दे रहा। इन सभी कारणों की वजह से हमारी 1991 की स्थिति खराब हुई। इसके अलावा इन समस्याओं को देखते हुए कुछ सुधार किए गए। ठीक है, और ये सुधार क्या थे, पहली बात, जो सरकार के कंट्रोल में थी ब्याज दरें, उनको क्या बोला, मार्केट के आधार पर डिसाइड करो कि अब जो ब्याज दरें होंगी वो मार्केट डिसाइड करेगा। अगर मार्केट बूम हो रहा है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो, अगर मार्केट सस्ता है तो इंटरेस्ट रेट घटा दो, जैसी जरूरत है उसी हिसाब से। तो अब बाजार जो दरें हैं वो ब्याज दरें बाजार के आधार पर निर्धारित होंगी। ये स्टेट कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल से हटा दिया गया। दूसरा, इनकी बेहतर उत्पादकता के लिए बीआरएस सिस्टम चलाया गया, यानी कि जो बड़े बुजुर्ग हो चुके थे नौकरी में, मैनेजर वगैरह जिनसे कुछ नहीं आता था, उनको वॉलंटरी रिटायरमेंट दिला दो, वॉलंटरी रिटायरमेंट दिला के उनको भगाओ पद से। तो बीआरएस सिस्टम चला गया। उनको जैसे मान लें किसी की सर्विस 10 साल की घट रही है, तो उससे बोलती थी गवर्नमेंट, भाई 10 साल में आपको जितनी सैलरी मिलेगी ना उसको एक साथ लेके चले जाओ। तो हर कोई सोचता है यार तो सैलरी दे ही दी है तो निकल ही जाते हैं। तो इस बीआरएस सिस्टम से बहुत सारे लोग ने अपनी जो पोस्टिंग है वो छोड़ दी। इसके अलावा सीआरआर और एसएलआर, इन पे जो फ्लोर लगा था, इन पे जो लिमिटेशन लगा रखी थी, पहले कितनी थी, एसएलआर लगभग 40% तक थी और सीआरआर लगभग 10% तक थी। इनको घटा करके मार्केट के अकॉर्डिंग इसको वर्तमान में 18% कर दिया, इसको वर्तमान 4.5% कर दिया। तो इससे सीएलआर और एसएलआर को कम किया गया ताकि बैंकों के पास ऋण देने की क्षमता ज़्यादा हो सके। फिर इसमें निजी बैंकों को भी बुलाया गया, प्राइवेट बैंकों को भी बुलाया गया ताकि कंपटीशन बढ़ सके। और हमने निजी बैंक क्योंकि लाइसेंस दिया गया, जैसे आईसीआईसीआई को, एक्सिस बैंक को, ठीक है। प्राइवेट बैंकों को भी, जो विदेशी बैंक है उनको सिटी बैंक, ऐसे कई विदेशी बैंक है, इनको हमने क्या किया, लाइसेंस दिए। विदेशी बैंक यहाँ पर आएंगे, निवेश करेंगे, क्योंकि विदेशी बैंकों के पास फंड होता है, उनकी स्थिति मजबूत होगी। फिर बेसल मापदंड, इसको हम अलग से पढ़ेंगे, बेसल मापदंड क्या होता है। बेसल मापदंड बेसिक सी एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। बैंक के क्या होते हैं कि जब भी अर्थव्यवस्था डाउन होती है बैंक भी डाउन हो जाती है, और अगर इकोनॉमी के टाइम पे बैंक ही डाउन हो गई तो आपकी इकोनॉमी दोबारा बूम नहीं कर पाएगी, क्योंकि बैंक ही उसको बूम करवाने में काम करते हैं। तो एक बेसल एक शहर है स्विस का, वहाँ पर एक कमेटी बैठी और उसे बेसल कमेटी बोला गया, और उसने बोला कि जब भी स्थिति खराब होती है बैंक डाउन हो जाते हैं, तो हमें कुछ ऐसे स्टैंडर्ड डिसाइड करने चाहिए जो बैंकों को इस आपातकालीन स्थिति में बचा के रखे। तो वही जो स्टैंडर्ड है उन्हें बेसल स्टैंडर्ड बोला जाता है। इसके अलावा अब आप प्राइवेट सेक्टर है कि बैंक के 74% तक एफडीआई यानी विदेशी निवेश को स्वीकार कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा विभेदीकृत बैंक, विभेदीकृत बैंक यानी कि इसमें क्या है कि जैसे टारगेटेड बैंक डिसाइड किए गए, जैसे एमएसएमई के लिए, जैसे ग्रामीण क्षेत्र के लिए टेक्नोलॉजी आधारित हमने बैंक स्थापित किए, जैसे पेमेंट बैंक। ये सब क्या है, विभेदीकृत बैंक। बैंकों का विलय किया गया ताकि उनकी स्थिति को सुधार सके। और इंद्रधनुष, हम इसको आगे पढ़ेंगे, इंद्रधनुष जो इसकी योजना थी बैंकों को सुधार करने के लिए, इसमें 7 चीजों पे फोकस किया, वो हम आगे देखेंगे, इसलिए इसको इंद्रधनुष कहा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य बैंकों को ज्यादा से ज्यादा कॉमर्शलाइजेशन बनाया जाए और उनकी स्थिति को मजबूत किया जाए। ये सुधार किए गए थे, और इन सुधारों का उद्देश्य आपको पता है दोस्तों क्या था, बैंकों को प्रतिस्पर्धी बनाना, वैश्विक चुनौतियों से सामना करने के लिए मजबूत बनाना, चाहे वो 2008 की मंदी हो, चाहे कोविड-19 की लॉकडाउन सिचुएशन हो, उस सिचुएशन में बैंक अपने आप को सस्टेन कर सके, ऐसी स्थिति हमें मजबूत करनी थी, सुदृढ़ करना।
लाभ तक पहुंचाना, और सबसे बड़ी बात है कि हमें एफडीआई मान के उनको ढीला करके ज़्यादा से ज़्यादा एफडीआई है उसको अट्रैक्ट करना, और फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी कि जन धन अकाउंट वाली चीज़ है उनको बढ़ाना है। और साथ दोस्तों 2020 के एक्ट के अंतर्गत बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है कि पहले बड़े बड़े लोग आपस में मिलकर कोऑपरेटिव सोसाइटी खोल देते, बैंक खोल देते थे कोऑपरेटिव बैंक। अब बैंक खोल दिए, लोग जमा करा रहे हैं, लोग जमा करवा रहे हैं, लोग जमा करवा रहे हैं, एक दिन बैंक का मालिक सारे पैसे निकल गया। तो इसलिए बैंकों की स्थिति पे ध्यान रखने के लिए कोऑपरेटिव जो बैंक है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कंट्रोल में रहते जाता है, इनको भी आरबीआई ने 2020 का बैंकिंग विनियमन संशोधन एक्ट के माध्यम से इनको अपने कंट्रोल में ले लिया। तो अब सहकारी बैंकों को भी आरबीआई कंट्रोल करता है, रेगुलेटिंग करता है। ये था हमारा बैंकिंग सिस्टम जो अभी तक हमने पढ़ा कि कैसे कैसे बैंकों का स्ट्रक्चर बढ़ रहा है। इन बैंकिंग सिस्टम को सुधारने के लिए सबसे महत्वपूर्ण 2 रिपोर्ट हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण रही दोस्तों, और वो रिपोर्ट थी नरसिम्हन समिति। नरसिम्हन हमारे एक्स गवर्नर थे आरबीआई के, उसने बहुत अच्छे से स्टडी करी बैंकों की, और उसके आधार पर उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी, और उस रिपोर्ट में उसने बहुत सारे सुधार दिए। क्योंकि 1991 की अगर स्थिति देखें तो सारे सेक्टर हमारे डाउन हो चुके थे, बैंक भी उनमें से एक था, तो बैंकों की स्थिति भी डाउन हो गई। इसलिए इनकी स्थिति सुधार करने के लिए नरसिम्हन समिति ने 2 रिपोर्ट प्रस्तुत करी, जिसकी पहली रिपोर्ट 1991 में आई और दूसरी रिपोर्ट 1998 में आई। इन रिपोर्टों के आधार पर नरसिम्हन समिति द्वारा बहुत सारी चीजें उनको रिकमेंडेड किया गया। ये ध्यान रखना। तो नरसिम्हन समिति के बारे में आप जानते हो, नरसिम्हन समिति का संबंध कैसे, बैंकिंग सुधार से। तो जो हमारा अब अगला टॉपिक है नरसिम्हन समिति दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ नहीं, देखो बैंकिंग सिस्टम एक चीज ध्यान रखना, प्रैक्टिकली आप चीजें देखना। अगर प्रैक्टिकली देखोगे, क्योंकि बैंक पूरे मार्केट में चलता है, अगर बैंक जमाए लेते हैं तो लायबिलिटी है, उसको अच्छे लोन के रूप में देते हैं। अगर बैंकों का लोन ही बेचारा डूब गया, आप देखो आपसे जो बैंक पैसा ले रहे हैं वो तो आपको बैंक को चुकाना ही पड़ेगा, लेकिन बेचारे बैंकों ने किसी को दिया है वो नहीं चुका तो बैंक कहाँ से देंगे। यही कारण था कि बैंक डाउन हो गए। तो हम उन्होंने बहुत सारे सुधार किए, एनपीए बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये दोस्तों बहुत अच्छे से एक एक चीज को आपके साथ पढ़ाया जाएगा, किसी भी प्रकार कोई क्वेश्चन बैंकों से आपका छूटेगा नहीं। जैसे ही हमारा ये सारा बैंकिंग आरबीआई को पढ़ेंगे, उसकी मौद्रिक नीति को पढ़ेंगे, सारा खत्म होगा, हम प्रीवियस ईयर के प्री के क्वेश्चन भी आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है ना। आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को देखें और अच्छे से इनको फॉलो करें। और हमारी क्या बोलते घटना चक्र की सीरीज चलाई जा रही है, उसमें आपके प्रीवियस क्वेश्चन प्री के सारे एग्जाम्स है, यूपीएससी स्टेट पीसीएस से सबको अच्छे से सॉल्व करवाया जाएगा सब्जेक्ट वाइज। अभी पॉलिटी और इकोनॉमी की वीडियोज आप आएंगी, प्रैक्टिस के लिए देखो, इन्फॉर्मेशन के लिए देखो, सीखने के लिए देखो, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट करने के लिए उन वीडियोज को आप जरूर से जरूर देखो। डेफिनेटली वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी, और गारंटी आपकी प्री कभी रोकेगी नहीं, ठीक है ना, अगर आपने सही से उनको फॉलो किया है तो। और उनमें किसी प्रकार कोई डाउट आए तो आप पूछें, और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फायदा हो सके। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आज हम 9 बजे लाइव आएंगे, जिसमें आप किसी प्रकार का कोई डाउट क्वेश्चन है उसको आप पूछ सकते हैं एग्जाम से रिलेटेड। अगर कोई डाउट है, कोई सजेशन देना चाहते हो, कुछ इंप्रूवमेंट के लिए सजेशन देना चाहते हो, तो आपके लिए ओपन है, आप अच्छे से उस चीज़ों को देख सकते हैं। और जुड़िए 9 बजे के बाद, 9 बजे उसमें आपको लिंक भेज दिया गया, उसमें आप क्लिक करके देख सकते हैं। हम लाइव आपके साथ जुड़ेंगे, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।